Hello everyone. Today's topic is marketing mix from the subject of principles of fashion marketing. This topic is for the fifth semester students. In this presentation, we are going to learn about the important factors which are responsible for marketing of the product. So, what are these factors? So, let's start with the presentation. So first is what is marketing mix? Marketing mix is a combination of marketing tools that a company uses to satisfy their target customers and achieving organizational goals. तो मार्केटिंग मिक्स क्या है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक इंडस्ट्री अपने कस्टमर को, टारगेट कस्टमर मतलब जिस कस्टमर के लिए, जिस स्पेसिफिक कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट बना रही है, उस कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए जिन जिन टूल्स को यूज करती है, दीज आर कॉल्ड मार्केटिंग टूल्स, ताकि कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो जाए और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, जो उसके डिटर्मिनेशंस, उसके एम्स हैं, प्रॉफिट गेन करना, अपनी ब्रांड इमेज बनाना मार्केट में, अपने प्रोडक्ट को की सेल को एक्सीलेट करना, वो सारे उसके गोल्स भी सेटिस्फाइड हों, कंप्लीट हों. According to McCarthy, classified all these marketing tools under four broad categories. तो इन tools को हम आगे चार categories में divide करते हैं. First is product, price, place and promotions. All four tools are very much important, very much you can say uh, important tools which plays a vital role in the market for the industry or the product. These four elements are the basic components of a marketing plan. जो हमने प्लान बनाना है मार्केटिंग को लेके, प्रोडक्ट को मार्केट तक लेके आने के लिए, उनमें ये चार एलिमेंट्स अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. So these all four marketing tools are also called 4 P's of marketing. So you can see a diagram of marketing mix which shows मार्केटिंग मिक्स जो कि वो टारगेट मार्केट को हिट कर रहा है. टारगेट मार्केट क्या है? टारगेट मार्केट जहां पे स्पेसिफिक कस्टमर प्रोडक्ट की डिमांड करेगा. ये टारगेट मार्केट में चार टूल्स रिस्पॉन्सिबल हैं. फर्स्ट इज प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी क्वालिटी, उसके फीचर्स मीन्स उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसका डिजाइन, उसकी आउटलुक कैसी है, स्टाइल कैसा है, प्रोडक्ट किस ब्रांड कैटेगरी के अंडर आता है, फाइनल पैकेजिंग प्रोडक्ट की कैसी है. वो इम्प्रेसिव होनी बहुत जरूरी है क्योंकि हम किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले उसकी पैकेजिंग से इम्प्रेस होते हैं. उसका लेबल क्या है, लोगो क्या है उसका, प्रोडक्ट की आफ्टर यूजिंग और बिफोर यूजिंग उसकी सर्विसेज हमें कैसे मिलेंगी, क्या है, प्रोडक्ट की वारंटीज कितनी है, कैसे है. सो प्लेस वेयर द प्रोडक्ट टू बी सोल्ड, किस मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करना है, कौन सी टारगेट मार्केट होनी चाहिए, कस्टमर कहाँ पे अवेलेबल है स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिमांड के लिए, डिमांड करता है जहाँ पे. तो प्लेस में चैनल्स, किस किस चैनल के थ्रू मार्केट में प्रोडक्ट आएगा, चैनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर्स की जो एक चेन बनती है, जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी बोलते हैं, दीज आर द चैनल्स. कवरेज, कौन सा एरिया हम कवर कर रहे हैं, कितने किलोमीटर तक, रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, कवरेज कहाँ पे होनी है, लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ पे प्रोडक्ट की, इट कैन बी अ मार्केट, इट कैन बी अ मॉल, इट कैन बी अ जनरल स्टोर जहाँ पे हमें प्रोडक्ट को लोकेट करवाना है. इन्वेंट्री, उसका स्टॉक पीछे होना बहुत जरूरी है. ट्रांसपोर्ट, कौन सा ट्रांसपोर्ट मीडियम हम यूज करेंगे ताकि स्पेसिफिक प्लेस पे उस प्रोडक्ट को हम पहुंचा सकें. तो अनदर इम्पॉर्टेंट टूल जो है प्रोडक्ट मार्केटिंग का, वो है प्राइस. कि प्रोडक्ट की प्राइस किस तरह से सेट करनी है, प्राइस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कंपैरेटिव टू अदर प्राइजेस. जो हमने प्रोडक्ट का प्राइस फाइनल करना है वो कंपैरेटिव टू अदर प्राइजेस होना चाहिए. ये ना हो कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हाई कर दे या बिल्कुल लेस कर ले अदर प्रोडक्ट के कंपैरिजन में.
उसको डिस्काउंट, उस प्रोडक्ट पे हमें डिस्काउंट देना है नहीं देना, कब देना है, ये सारी चीजें देखना। अलाउंसेस, अलाउंसेस क्या होने चाहिए प्राइस सेट करने के लिए। पेमेंट पीरियड, प्रोडक्ट मार्केट में जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास या रिटेलर्स या होलसेलर्स के पास, तो उनका पेमेंट का क्या मोड होगा कि मतलब प्रोडक्ट की डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो फाइनल करनी। क्रेडिट आइटम, जो प्राइस है प्रोडक्ट का, क्या वो प्रोडक्ट हम क्रेडिट अकाउंट्स के दे सकते हैं, उधार दिया जा सकता है। हैंडलिंग चार्जेस मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन से ट्रांसपोर्ट चार्जेस, उसको हैंडल करने के लिए क्या उसके कॉस्टिंग लगेगी, एक जगह से उसे दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्या प्राइस होना चाहिए ट्रांसपोर्ट का। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनदर टूल इज प्रमोशन। मार्केटिंग में प्रमोशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टूल है। इसके लिए कई तरह के टूल जो मेथड्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। लाइक जैसे एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टूल्स से हो सकती है। ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन में यू कैन से जब हम प्रोडक्ट को थ्रू सोशल एप्स के थ्रू, लाइक मंत्रा, ईबे, यू कैन से अमेजोन, स्नैपडील, ये जैसे सोशल एप्स हैं जिनके थ्रू हम प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हैं। टीवी चैनल्स हो गया, मीडिया हो गया, ये सारे जो चैनल्स हैं ये ऑनलाइन सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए। देन पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग मीन्स प्रोडक्ट को एज अ सेल्समैन पर्सनली उसकी क्वालिटीज के बारे में, उसके अपीयरेंस, उसके फीचर्स, डिजाइन के बारे में एज अ सेलमैन कस्टमर को फेस टू फेस जब जाता है। देन सेल प्रमोशन, दिस इज ऑल्सो एज दिस इज ऑल्सो यू कैन से जैसे कि पर्सनल सेलिंग में सेल्समैन एफर्ट करता है, इसी तरह सेल प्रमोशन में भी सेल को एक्सीलेट करने के लिए सेल्समैन प्रमोशंस करते हैं। उस पे डिस्काउंट ऑफर्स देके बाय वन गेट वन जैसे हमने सुना है, या 10, 20, 30% डिफरेंट रेशोज में प्रोडक्ट पे ऑफ दिया जाता है। पब्लिसिटी, उसकी पब्लिसिटी करना थ्रू होर्डिंग्स, बोर्डिंग्स, टीवी चैनल्स के थ्रू। देन पब्लिक रिलेशन बना के एक बार अगर प्रोडक्ट सेल किया है तो उस कस्टमर के साथ इन टच रहना, उसे अपडेट करते रहना नई नई स्कीम्स के बारे में प्रोडक्ट से रिलेटेड। देन डिस्प्ले, क्रेडिट कार्ड्स दे के भी हम कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट को बार बार बाय करने के लिए। So another slide is for the product. So what is product? Product है क्या? Product refers to the goods and services. It can be a product can be a tangible or non-tangible. Product can be a hard good. You can say it is also in the form of service. जो एक बंदा दूसरी बंदे को सर्विस की फॉर्म में देता है वो उसको भी प्रोडक्ट ही बोला जाता है। जैसे कि अगर होटल में हम जाते हैं तो जब हम वहाँ पे डिनर करते हैं, लंच करते हैं, तो जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं वो सारी सर्विसेज भी इससे रिलेटेड होती हैं। A pair of shoes, a plate of rice, a lipstick, all are product. All these are purchased because they satisfy one or more our needs. We are paying not for the tangible product but for the benefit it will provide. So product के लिए हम जो पेमेंट करते हैं वो हम प्रोडक्ट के लिए नहीं करते, बल्कि उस प्रोडक्ट से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलनी है, जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलनी है, वो पेमेंट उसके लिए की जाती है। In simple words, product can be described as a bundle of benefits which a marketer offers to the consumer for a price. While buying a pair of shoes, we are actually buying comfort for our shoe. While buying a lipstick, we are actually paying for beauty because lipstick is likely to make us look good. So, बहुत अच्छी एग्जाम्पल इन्होंने दी है कि हम जब शूज, पेयर ऑफ शूज बाय करते हैं तो हम उन शूज से जो हमें कंफर्ट मिलेगा, उन शूज से जो हमें रिलैक्सेशन मिलेगी, हम उसके लिए पे कर रहे हैं। हम उसके लिए, उस सेटिस्फेक्शन के लिए हमने शूज को बाय किया है। सेम जब हम कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल लिपस्टिक्स हैं, आई शेडो है, काजल है, ये हमारी ब्यूटी को एनहांस करते हैं। सो अपनी ब्यूटिफिकेशन के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करने के लिए हम उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे उनको बाय करते हैं। So it is important to note that people generally want to acquire the benefit of the product rather than its features. For example, for buying a motor car, a person is buying such thing as luxury or speed or economy or status. मतलब एक कार को बाय करना मीन्स हम
किस चीज को बाय कर रहे हैं हम? एक अपनी इकोनॉमी में अपना स्टेटस बनाने को, अपने स्टेटस को हाई दिखाने के लिए, अपनी लग्जरी लिस्ट में जो हम लग्जरीज आइटम्स यूज करते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, एक सोशल स्टेटस के लिए, सोशल सिंबल के लिए, उसको एनहांस करने के लिए। द फैक्ट that these benefits are achieved by differences in engine size, suspension design or paint work is really of secondary interest. All the organizations are selling benefits of the product to their customers. So what is product life cycle? हर चीज का एक लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल मीन्स उसकी स्टार्ट होने की एक एज से लेके उसके एंड होने तक की एक एज। तो इस लाइफ साइकिल को मतलब हम एक बेल शेप कर्व में डिफाइन करते हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन हम फर्दर स्लाइड्स में पढ़ेंगे। Various studies have shown that as the time goes, product passes through a series of stages. जैसे जैसे टाइम निकलता है एक जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से गो थ्रू होता है, पास होता है। The product life cycle is a combination of these stages from the time they are introduced until the time they are withdrawn. So start होने से लेके उस प्रोडक्ट के एंड स्टेज तक जो टाइम पीरियड आता है that is called a product life cycle. So you can see the example of product life cycle. You can see the diagram which shows on a horizontal line, time will be shown on a horizontal line and revenue or profit shows on a vertical line. This diagram is divided into 4 parts or 4 stages. First is introduction. It is a stage where the product introduced in the market after manufacturing. Then at the introduction stage, the product जो कि आपका प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है वो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट कम है, डिमांड भी कम है और प्रॉफिट भी कम है। रीजन बीइंग कि अभी वो मार्केट में प्रोडक्ट जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी उसकी एडवर्टीजमेंट्स होंगी, उसकी ग्रोथ होगी, लोगों को उसके बारे में पता लगेगा, देन उसकी डिमांड जनरेट होगी। आफ्टर सम टाइम द प्रोडक्ट ग्रोथ, you can see that the product will be grow. It means the demand of the product will be increased. After then in the third stage it will be mature. Mature means the peak stage of the product can be appear, the maximum demand by the customers for the product. After that in the fourth stage the product will be decline. It means the demand of the product by the consumer will be declined because maximum number of customers or maximum numbers of peoples have to use the product. Now the demand will be decreased and the profit also will be decreased. You can see the 2 lines. Green line which shows the profit to the industry and red line which shows a lifetime, which shows the time period or revenue which is generated by the product in the market. तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे रेवेन्यू भी बढ़ेगा, जैसे जैसे डिमांड धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी, डिक्लाइन होगी, वैसे वैसे ही रेवेन्यू प्रॉफिट भी कम होना शुरू हो जाएगा। From the PLC, it is possible to plan the product mix, plan the development and introduction of new products, plan the development and introduction of new products, plan to withdrawal or obsolete or unprofitable products, and set the revenue targets for each product within the total range. So you can see the diagram which shows a time on horizontal line and sales on the vertical line. You can see the diagram which is divided into 7 stages. First is innovation. Innovations mean to design or plan for a new product. Then introduction, the product will be introduced in the market. Then the growth period of the product. Then maturity, growth where the product uh, comes on its peak position. Then maturity of product. Now maximum of consumer
taste the product. After that, the position of decline or obsolescence of the product. After that, then circle or cycle will be start again from the initial stage, which is innovation, then growth. So this is a cycle of product life cycle. So another important factor is, or you can say tool, is price. Price is the amount charged for a product, जो कि product के against amount लिया जाता है. That is called the price of the product or a service. It is the second most important element in the marketing mix. Fixing the price of the product is a tricky job. The factors have to kept in mind while pricing a product are, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक प्रोड्यूसर को अपने दिमाग में रखने पड़ते हैं while set up the price ratio. Like demand of for a product, उस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है, कॉस्ट इन्वॉल्व, उसका क्या खर्चा, उसकी क्या लागत आई है प्रोडक्ट को बनाने में, कंज्यूमर एबिलिटी टू पे, क्या टारगेट मार्केट में कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की जो प्राइस वो सेट करता है वो देने के काबिल है, उसमें एबिलिटी है, क्या उसका टारगेट कंज्यूमर उस स्टेज का है कि वो उस प्रोडक्ट की प्राइस को पे कर सके. प्राइसेस चार्ज्ड बाय कॉम्पिटिटर्स फॉर सिमिलर प्रोडक्ट, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस एक्सेट्रा. तो ये दो फैक्टर्स भी बहुत जरूरी हैं ध्यान में रखने वाले कि कॉम्पिटिटर जो हैं उन्होंने सेम प्राइस विद अ डिफरेंट ब्रांड और लोगो, उन्होंने उस प्रोडक्ट के लिए क्या प्राइस रखा है और गवर्नमेंट ने उस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं. The activities of competitor have an important bearing on pricing decision. The most obvious example is when a competitor raises or lower his prices. If your product can offer no particular advantages offer his, then if it drops his price, you will have to follow suit. तो अगर कोई एक ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि लिवाइस ने अपने 2018 की रेंज पे या 19 की रेंज पे उसने 30 to 40% डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है, तो लिवाइस को ध्यान में रखते हुए सेम जो पॉलिसी है, सेम स्ट्रैटेजी है, वो ऑक्टेव या फिर टॉमी या फिर पोलो को भी फॉलो करनी पड़ेगी. उसे भी अपने ब्रांड पे एज जो कॉम्पिटिटर प्राइजेस, जो इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटर है प्राइजेस जो वो लेस कर रहा है प्रोडक्ट के लिए, वो बाकी ब्रांड्स को भी करने पड़ेंगे ताकि वो compete कर सके मार्केट में बाकी ब्रांड्स के साथ. So another is promotion. If the product is manufactured keeping the consumer needs in mind, is rightly priced and made available at outlets convenient to them, but the consumer is not made aware about its price, features, availability, etc., its marketing effort may not be successful. अब जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो कंज्यूमर को उस चीज के बारे में नहीं पता होता, तो उस चीज को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए प्रमोशनल टूल यूज करना बहुत जरूरी है. मार्केटिंग करना प्रोडक्ट की, उसके फीचर्स के बारे में, उसकी स्पेसिमेन के बारे में, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में कंज्यूमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत जरूरी है. वो किस रेंज में मार्केट में अवेलेबल होगा, उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से स्टोर्स में, कौन कौन से एरियाज में होगी, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन देना प्रमोशन टूल में आता है. प्रमोशन इज डन थ्रू मीन्स ऑफ पर्सनल सेलिंग. थ्रू पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं. इट इज डन मेनली विद अ व्यू ऑफ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स अबाउट द अवेलेबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ अ प्रोडक्ट. So first is advertising. Advertising is a process of persuasive communication information about the product. यदि एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो न्यूज़पेपर के थ्रू हो सकती है, रिटर्न एडवर्टाइजमेंट, उसकी बोर्डिंग्स हो सकती हैं, होर्डिंग्स हो सकती हैं, टीवी में ऐड हो सकती हैं. ये जो सारे सोर्सेज हैं ये कम्युनिकेशन सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम एडवर्टाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट को. टू टारगेट मार्केट बाय मीन्स ऑफ द रिटर्न एंड स्पोकन वर्ड, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ और थ्रू बोर्डिंग और कोडिंग जो कि रिटर्न टूल्स हो सकते हैं टारगेट मार्केट के. एंड बाय विजुअल मटेरियल, और टीवी में उसकी एड देके विजुअली प्रोडक्ट को दिखा के भी हम प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं. 5 principal media of advertising as follows: the press, newspaper, magazine, journal, commercial television, direct mail, commercial radio, outdoor जिसमें कि होर्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टीजमेंट्स एक्सेट्रा आती हैं.
The aim of the advertising is given below. Increase customer familiarity with the product. Customer की product के साथ familiarity बढ़ाना, उसको customer को habitual बनाना same product को use करने के लिए again and again, उसकी क्वालिटीज में इंप्रूवमेंट रख के और उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करके इन्फॉर्म कस्टमर्स अबाउट स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट. जब तक कस्टमर को प्रोडक्ट की फीचर्स नहीं पता होंगे तब तक वो उसको ट्राई नहीं करेगा. सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट अनदर फैक्टर which is responsible for the advertising of the product. Inform the customers about the key benefits of a product. उस प्रोडक्ट के क्या की बेनिफिट्स हैं, उसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं कस्टमर को इन सब के बारे में बताना. Establish the credibility of a product. Encourage potential customer to buy the product. Maintain loyalty of existing customers. अब जो कस्टमर्स ऑलरेडी बन चुके हैं उनको लॉयल, उनके साथ लॉयल रहना. ये नहीं है कि अगर एक बार किसी कस्टमर ने प्रोडक्ट यूज किया है देन सेकंड और थर्ड टाइम में उसकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन आ जाए तो क्या होगा कि कस्टमर का फेथ खत्म होना शुरू हो जाएगा स्पेसिफिक ब्रांड और स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे. तो मेंटेन रखना पड़ता है लॉयल्टी को. एडवर्टाइजिंग effectiveness, there are two main ways of looking at the question of advertising effectiveness. The first is to consider the result of the advertising in achieving target improvement in specific task. ये देखना होता है कि जो हमने एडवर्टाइजिंग हम प्रोडक्ट की कर रहे हैं उसकी आउटपुट क्या है, उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, क्या एडवर्टाइजमेंट से हमारी सेल एक्सीलेट हो रही है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है. ये सारी चीजें ध्यान में रखना. इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस इन स्पेसिफिक मार्केट. जो हमारी टारगेट मार्केट है, जो स्पेसिफिक मार्केट है, उसमें वहां पर उस ब्रांड के लिए अवेयरनेस बढ़ रही है या नहीं. द सेकेंड इज टू कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन सेल्स जनरली. भाई के सेल्स बढ़ी है या नहीं, एक्सीलेट हो रही है या नहीं. It is extremely difficult to assess the impact of advertising on sales as a whole because so many factors, internal or external, are at work in the marketing processes of an organization. So इस चीज का सर्वे करना थोड़ा सा टफ होता है कि कस्टमर टू कस्टमर जो प्रोडक्ट है उसका एडवर्टाइजिंग का, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग का इफेक्ट कितना पड़ रहा है. हम उसका जनरल सर्वे कर सकते हैं बट मार्केट को और सेल को एज अ होल लेके इंडिविजुअली सर्वे करना इट्स टू टफ. So another is promotion. You can say personal selling, जो promotion में आती है. Personal selling is a promotion activity consist of face-to-face meeting between the buyer and the seller of his reputed. पर्सनल सेलिंग में ज्यादा क्या आ जाता है, जब हम रिटेल स्टोर पे जाते हैं तो कंज्यूमर का, कस्टमर का रिटेलर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन. वहां पे रिटेलर प्रोडक्ट की क्वालिटीज के बारे में, उसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में कस्टमर को, उसके ब्रांड के बारे में कस्टमर को कन्विंस करता है फेस टू फेस. Companies which utilize an aggressive sales policy based on personal selling are said to be adopting a push strategy. By comparison, firms which rely more heavily on advertising are described as adopting a pull strategy. After sales servicing, dealing with technical queries, deliveries matters, etc., gathering information, communicating regular information to the customer, and prospecting, looking out new selling opportunities. सेल को बढ़ाने के, उसको रिप्रेजेंट करने के कुछ टास्क होते हैं. उसमें क्या होता है कि सेल सर्विस देने के बाद उनकी टेक्निकल क्वेरीज के साथ डील करना, प्रोडक्ट की डिलीवरी देना, इंफॉर्मेशन गैदर करना कि क्या जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उनकी क्या प्राइस स्ट्रेटेजीज हैं, वो मार्केट में प्रोडक्ट को कैसे सेल कर रहे हैं, उनका कस्टमर्स का रिएक्शन कैसा है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उनके रिव्यूज लेना, टाइम टू टाइम पे उनके साथ, कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करते रहना और उनको नए प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहना. The effectiveness of sale representative can be measured into a number of different ways. Net sales achieved, call rate, then value of sale per call, number of new sale, new customer, sale expense in proportion to sale achieved. So इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है सेल, जो प्रोडक्ट की सेल हो रही है उसको लेके. देन प्रमोशन में जो नेक्स्ट आता है वो है सेल प्रमोशन. सेल प्रमोशन एक्टिविटी आर अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट डिजाइन्ड टू स्टिमुलेट सेल मेनली बाय द यूज ऑफ इंसेंटिव्स.
Sale promotion activities are organized and funded by the organization on resources. They can take a number of different forms as for example, कस्टमर ओरिएंटेड में आते हैं फ्री सैंपल्स, ट्विन पैक बार्गेन्स, टेम्परेरी प्राइस रिडक्शन, पॉइंट ऑफ सेल, डेमोन्स्ट्रेशन। सेल प्रमोशन क्या होता है? जब हम सेल को बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए मेन जो सोर्सेज होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन या यू कैन से मैन्युफैक्चर खुद प्रोवाइड करता है। इसमें रिटेलर, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर का कोई रोल नहीं होता। जितने एफर्ट्स किए जाते हैं या जो सेल या जो स्कीम्स दी जाती हैं वो डायरेक्ट कंपनी के थ्रू दी जाती हैं। जैसे कि फ्री सैंपल्स की स्कीम चलती है, ट्विन पैक बार्गेन्स चलता है, बाय वन गेट वन है, या टेम्परेरी रिडक्शन कर दी जाती है फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर सेल को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, मतलब फ्री प्रोडक्ट्स देके। ट्रेड ओरिएंटेड में स्पेशल डिस्काउंट दिए जाते हैं, ऑपरेटिंग एडवर्टाइजिंग होती है, बोनस प्राइस फॉर सेल रिप्रेजेंटेटिव बोनस दिया जाता है कस्टमर्स को, प्रोविजन ऑफ डिस्प्ले मटेरियल या फिर जो प्रोडक्ट है उनको डिस्प्ले करने का भी प्रोविजन किया जाता है। So another important marketing tool is place. Place बहुत vital role play करता है इसमें marketing mix में, कि कहाँ पे हमको प्रोडक्ट को सेल करना है, हमारी टारगेट मार्केट कौन सी होनी चाहिए, हमारा टारगेट कंज्यूमर कौन सा होना चाहिए। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड टू बी सोल्ड टू द कस्टमर, दे मस्ट बी मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर एट अ प्लेस वेयर दे कैन कन्वीनियंटली मेक परचेज। जहाँ से प्रोडक्ट कस्टमर तक कन्वीनियंटली पहुंच जाए, कस्टमर प्रोडक्ट को कन्वीनियंटली खरीद सके, उस प्लेस के बारे में डिसीजन लेना। फूड एंड स्नैक्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन बांग्लादेश एंड यू परचेज देम एट अ स्टोर फ्रॉम द नियर बाय मार्केट इन योर town. So it is necessary that the product is available at shops in your town. This involves a chain of individual and institution like distribution, wholesaler and retailer who constitute firms distribution network are also called channel of distribution. So ये जो सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है फूड्स या स्नैक्स की जो एग्जांपल ली गई है, जैसे कि वो बांग्लादेश में बनता है और अगर हम उसे खरीदना चाहे तो हम अपने नियर बाय स्टोर से ले सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, जो कस्टमर को प्रोडक्ट के पास ले आता है, उसे इजिली कन्वीनियंट तरीके से कस्टमर को प्रोडक्ट मिल सकता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका ये जो डायग्राम बना है इसमें चैनल ए में मैन्युफैक्चरर जो कि डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहा है। जैसे कि अगर हम देखें कि इंडस्ट्रीज के बाहर आउटलेट्स बने होते हैं जिसमें कि इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट की सर्विसेज दे रहा है, प्रोडक्ट अवेल करवा रहा है। इसमें नो होलसेलर, नो रिटेलर, नो डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी नहीं होता। चैनल बी जिसमें मैन्युफैक्चरर पहले होलसेलर को अप्रोच करता है, होलसेलर रिटेलर को अप्रोच करता है, देन रिटेलर तक कस्टमर आता है, देन थर्ड मैन्युफैक्चरर होलसेलर को रिपोर्ट करता है, देन होलसेलर जो होलसेलर के जो रिलेशंस होते हैं वो कस्टमर के साथ देन डायरेक्ट होते हैं, देन थर्ड फोर्थ स्टेज में मैन्युफैक्चरर रिटेलर तक, देन रिटेलर कस्टमर को अप्रोच करता है। देन मोस्ट कॉमन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें दो जो कॉमन चैनल्स हैं वो है मैन्युफैक्चरर जिसका कस्टमर के साथ डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग में रिलेशन है, एंड मैन्युफैक्चरर जिसमें होलसेलर, रिटेलर, देन कस्टमर आ रहा है। Channel B represent the typical chain for mass market consumer goods. The manufacturer selling a wide range of product over a wide geographical area to a market. Middlemen are important link in this channel. Wholesaler, for example, buy on bulk from the manufacturer store or goods, break them down into small quantity and undertake advertising and promotional activities. The role of the retailer is to make product available at the point of sale to individual customer. अब इसमें क्या है, दो तरह के उन्होंने मैन्युफैक्चरर की डीलिंग बताई है। एक मैन्युफैक्चरर जिसकी डीलिंग कस्टमर से डायरेक्ट है, दूसरा मैन्युफैक्चरर जो पहले होलसेलर को अप्रोच कर रहा है, ताकि क्योंकि चैनल बी में क्या है कि मैन्युफैक्चरर मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो प्रोडक्ट एक ही रेंज के कई तरह के प्रोडक्ट बना रहा है, उन प्रोडक्ट को क्लासिफाइड करके वो होलसेलर तक पहुंचाता है, देन होलसेलर फिर उनको क्लासिफाइड करके रिटेलर तक पहुंचाता है और रिटेलर कस्टमर को टारगेट करता है। मतलब मैन्युफैक्चरर का जो ऑरा है मैन्युफैक्चरिंग का वो ज्यादा है, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, उसमें वैरायटी ज्यादा है, प्रोडक्ट मिक्स ज्यादा है, सो उसको बीच में इंटरमीडिएट्स की जरूरत है ताकि वो उन सभी प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचा सके। Channel C represent one of the shorter indirect channel where the retailers are omitted. This kind of operation can be found in mail order business,
एंड इन कैश एंड कैरी आउटलेट। तो चैनल सी जो हमारा है वो इनडायरेक्ट चैनल है जिसमें रिटेलर को हटा दिया गया है। इस तरह के ऑपरेशन में जो कि मैन्युफैक्चरर है उसकी डीलिंग कस्टमर्स के साथ थ्रू मेल हो सकती है, जिसमें कि वो अपना ऑर्डर या अपनी प्रोडक्शन के बारे में कस्टमर को बता सकता है, या फिर वो कस्टमर एक रिटेलर भी हो सकता है जिससे उसे कैसे उसने अपने आउटलेट को चलाना है, किस तरह से कैश लेना है, क्रेडिट करना है, डेबिट करना है, ये सारी चीजें रिटेलर होलसेलर के साथ भी मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कर सकता है। Channel D is another version of a shorter indirect channel. In this case, it is a wholesaler who is removed from the scene. Channel D में wholesaler का कोई रोल नहीं है. Not surprisingly, the retailer who dominate this channel are powerful chain or multiple in their own right. इसमें manufacturer directly retailer को approach करेगा और retailer वहाँ पे उसके बाद target customer को approach करेगा। देन मार्केट सेगमेंटेशन मींस मार्केट को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। मार्केट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। एक मार्केट में हमें कई तरह के कस्टमर मिलेंगे। कुछ ऐसे कस्टमर होंगे जो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट को बाय करेंगे, मतलब जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। कुछ लोग होंगे, कुछ कस्टमर्स होंगे जो मिडिल क्लास हैं, कुछ पुअर क्लास हैं। कुछ कस्टमर्स का टेस्ट कैसा है, कुछ का टेस्ट कैसा है। सो कस्टमर्स में बहुत सारी बाइफरफिकेशंस हैं। There exists a market which express distinctive product preferences compared with each other. Market segmentation can be defined as a subdivision of a market into identifiable buyers, groups and sub-markets with the aim of reaching such group with a particular marketing mix. मार्केट को कैटेगराइज इसलिए किया जाता है, डिवाइड इसलिए किया जाता है ताकि मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर जिस तरह का प्रोडक्ट बना रहा है उस प्रोडक्ट का जो भी लेवल है, वो हाई क्वालिटी का है या वो लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्टिंग कैसी आई है, हाई कॉस्ट आई है या लेस कॉस्ट आई है। तो जिस हिसाब से प्रोडक्ट की कॉस्टिंग होगी उसी हिसाब से उसका जो प्राइस सेट किया जाएगा। अब प्राइस सेट करने के बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट के किस एरिया में, किस एरिया में उस प्रोडक्ट को मार्केट के हमने सेल करना है, ये सब कुछ डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए एक मार्केट को अकॉर्डिंग टू बायर और कस्टमर के, कस्टमर की नीड और वांट कैसी है, कस्टमर का स्टेटस क्या है, कस्टमर का एज ग्रुप क्या है उस पर्टिकुलर एरिया में, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। So you can see the market segmentation which is divided into 3 groups. First is geographical, जिसमें कि region, population कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है एरिया की, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये सारी कंडीशंस आ जाती हैं। अब कोई ऐसा फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मंसूरी की, डलहौजी की, तो वहाँ का एरिया कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे अगर हम 12 महीने देखें तो 12 महीने ही वेदर ठंडा है, चिल्ड है। तो वहां पे अगर हम समर्स की क्लोथिंग को सेल करेंगे तो वो गलत होगा। ये सारी चीजें क्या होती हैं, रीजन देखना, वहाँ की पॉपुलेशन देखना, वहाँ का क्लाइमेट देखना और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना कस्टमर्स को। देन डेमोग्राफिकल वेरिएबल्स, जिसमें कि एज, कस्टमर की एज क्या है, वो कौन से किस सेक्स का है, वो फीमेल है, वो मेल है, किड है, फैमिली साइज क्या है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो बिजनेस क्लास है या वो फिर वर्किंग क्लास है या फिर वो लेबर क्लास है, ये सब डिफाइन करना। सोशल क्लास, उनकी सोशल क्लास देखना, रूरल है, अर्बन है, मेंटालिटी कैसी है, उनकी साइकोलॉजी कैसी है, किस तरह का कपड़ा वेयर करना वो चाहते हैं, ये सभी चीजों को, या किस ब्रांड कॉन्शियस है या नहीं है, ये सब चीजों को देख के मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना। देन बायर बिहेवियर वेरिएबल्स, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बायर बिहेवियर मतलब जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहता है, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसका बिहेवियर कैसा है, क्या जी उसने सेम प्रोडक्ट को कितनी बारी यूज किया है, क्या यूज करने के बाद वो फर्दर उसकी दोबारा डिमांड करता है, क्या उसकी जो डेली नीड्स की लिस्ट है या जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं डेली की, उनमें वो सेम प्रोडक्ट को बार बार बाय कर रहा है या फिर वो अपनी चॉइस को चेंज करता है। ये सभी चीजें आ जाती है बाइंग बिहेवियर में। Then marketing research. Marketing research, another important factor in marketing mix. Marketing research is a fundamentally about the segmentation and analysis of information required for the marking or marketing decision. अब मार्केट में प्रोडक्ट का स्टेटस क्या है, उसके बारे में एनालिसिस करना, उसके बारे में रिसर्च करना, कस्टमर्स की अप्रोच क्या है, कस्टमर्स का स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेके बिहेवियर कैसा है, इन सभी चीजों को रिसर्च करना।
A market research study usually include the following steps: defining the problem and specification of information to be solved. प्रॉब्लम को डिफाइन करना, उसे ढूंढना और उसके लिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना. डिजाइन ऑफ द स्टडी विद अ पर्टिकुलर रेफरेंस टू डाटा कलेक्शन मेथड. अब सर्वे करना कि जो प्रॉब्लम नजर आ रही है उस प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करना और उस प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम किस किस ग्रुप को है, किन किन कस्टमर्स को है, उसके बारे में सर्वे करके डाटा इकट्ठा करना. देन किस किस तरह से उनको प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चंस तैयार करना जिसपे कस्टमर रिप्लाई करेगा यस और नो में. देन फील्ड वर्क, ठीक है जी, जिसमें कस्टमर की हम डायरेक्टली इंटरव्यू लेके भी पूछ सकते हैं उनसे. कंज्यूमर पैनल्स को इकट्ठा करके स्पेसिफिक एरिया में उनसे हम प्रोडक्ट की क्वालिटीज या लाइक और डिसलाइक के बारे में पूछ सकते हैं. देन जो डाटा हमारे पास इकट्ठा हुआ है फाइनली उसको एनालिसिस करना डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स लगा के उस पे. Then some of the more important advantages and disadvantages of three approaches described are: first is questionnaire. क्वेश्चनियर तैयार करके जब हम क्वेश्चनियर के बेनिफिट क्या होते हैं जब हम रिसर्च करते हैं कि क्वेश्चनियर से बहुत ज्यादा एरिया कवर हो जाता है और इस पे एक्सपेंसिव कम आते हैं. इसका डिसएडवांटेज है डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट. इसमें एनालिसिस करना मुश्किल होता है कि जो मैक्सिमम कस्टमर्स के हमने रिव्यूज इकट्ठे किए हैं उनमें से कितने नेगेटिव हैं कितने पॉजिटिव हैं. सो जो लो रिटर्न रेट है वो ऑटोमेटिकली अराइव हो जाएगा. देन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इसमें हम एक स्पेसिफिक कस्टमर्स और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स इकट्ठा कर लेते हैं. ये मोर फ्लेक्सिबल है ये टेक्निक. प्रोडक्ट कैन बी शोन टू कस्टमर, प्रोडक्ट को हम फिजिकली कस्टमर को दिखा सकते हैं उसके रिव्यूज लेने के लिए. टारगेट पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल्ड. डिसएडवांटेज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग. ऑब्वियसली जब हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करेंगे उसके लिए हमें स्पेसिफिक स्पेस चाहिए, एक ऑरा चाहिए. देन जिन कस्टमर्स को हम वहाँ पे हायर कर रहे हैं या जिनका हम टाइम ले रहे हैं हमें उनको कोई ना कोई एडवांटेज देना पड़ेगा, उन्हें कोई फ्री गिफ्ट देना पड़ेगा. सो इट कैन बी एक्सपेंसिव. देन मोटिवेशनल रिसर्च, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर डिसीजन. इसमें हमने क्या होता है हमें क्या पता लगता है कि जो कंज्यूमर का डिसीजन है हम उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एंड डिसएडवांटेजेस इज only applied to small group, not easy to interpret result, costly and time consuming. मतलब मोटिवेशनल रिसर्च में क्या होता है कि इसमें जो डीलिंग होती है वो वन से इंडिविजुअल कस्टमर के साथ हो सकती है, ग्रुप भी नहीं हम इसमें ले सकते, या फिर अगर ग्रुप होता भी है तो 2 और 3 कंज्यूमर्स का होता है. सो इस टॉपिक में हमने जो समझा मार्केटिंग मिक्स में वो हमने कंज्यूमर का प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कंज्यूमर का बिहेवियर, कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को कैसे मैन्युफैक्चरर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से सेटिस्फाइड कर सकता है अपने टारगेट कस्टमर्स को, और कैसे अपनी सेल को एक्सीलेट कर सकता है और डिमांड को इंक्रीज कर सकता है. कौन कौन से टूल्स हैं जिससे मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर दोनों सेटिस्फाइड हो सकते हैं. सो हमने उन सभी टूल्स के बारे में स्टडी की है. सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक, अंडरस्टैंड द प्रेजेंटेशन वेरी वेल. सो थैंक यू वेरी मच.